हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। देखिए आज के सेशन की। आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 34 में पीटीटी और बीएसटीसी इंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। देखिए आज के सेशन की। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। जो वर्तमान समय में मनोविज्ञान को क्या माना गया है? व्यवहार का विज्ञान, या फिर देखिए चेतना का विज्ञान, या फिर मस्तिष्क का विज्ञान, या आत्मा का विज्ञान। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए 16वीं शताब्दी में देखिए मनोविज्ञान को किसका माना जाता था? आत्मा का विज्ञान देखिए माना जाता था। फिर 17वीं शताब्दी में देखिए मस्तिष्क का विज्ञान माना जाता था, और 17वीं और 18वीं शताब्दी में देखिए चेतना का विज्ञान माना जाता था, और वर्तमान काल में देखिए मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जा रहा है? व्यवहार का विज्ञान। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। जो शिक्षा मनोविज्ञान का है, इसका विषय क्षेत्र नहीं है। देखिए यहाँ पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। यहाँ पूछा गया है क्षेत्र नहीं है। तो देखिए क्षेत्र कौन सा नहीं है? शैक्षिक मूल्यांकन, या फिर सीखने की प्रक्रिया, या फिर खेलों का प्रशिक्षण, या फिर व्यक्तित्व का व्यवस्थापन। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र कौन सा नहीं है? खेलों का प्रशिक्षण। जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है, इसमें देखिए खेलों का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, यानी जो खेल खेलने की जो ट्रेनिंग है वो नहीं दी जाती। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसकी प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह सर्वव्यापी है, तो सार्वभौमिक भी है, या फिर इसमें लचीलापन नहीं है, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो अति संकुचित है, या फिर इसमें व्यापकता नहीं है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए अति संकुचित और जो व्यापकता नहीं है, तो देखिए ये तो सेम हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो देखिए गलत हो जाएगा। देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, उसके संबंध में कहा जा सकता है कि यह क्या है? सर्वव्यापी है। तो क्या है? सार्वभौमिक भी है। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत? आप सभी को बताना है जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, या फिर मानव का अध्ययन किया जाता है, या फिर जीव जंतुओं का, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। मनोविज्ञान के अंतर्गत देखिए किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए यहाँ ऐसा नहीं दिया हुआ। यदि आपको ऐसा दिया हुआ होता कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तब आप बोल सकते हैं कि संसार के अन्य सभी प्राणियों का, यानी जो बालक है उनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ आपको दे रखा है मनोविज्ञान के अंतर्गत देखिए किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है, और जीव जंतुओं का। तो देखिए उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। देखिए जिन्होंने ऑप्शन डी आंसर दिया है उनका देखिए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है,
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, अध्यापक का वास्तविक लाभ तब होगा। एक अध्यापक होता है, उसको वास्तविक लाभ तब होगा जब शिक्षक गृह कार्य की नियमित जांच करे और छात्रों को तदनुसार अंक दे। यानी जिस प्रकार कार्य किया है उसके अनुसार अंक दे, या फिर छात्रों को उनकी गलतियों का रिकॉर्ड रखे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनके माँ बाप के सामने रिकॉर्ड पेश कर सके, या फिर छात्रों को उनकी गलतियां बताता रहे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक अध्यापक को वास्तविक लाभ कब होगा? जब एक शिक्षक गृह कार्य की नियमित जांच करे और छात्रों को क्या हो, तदनुसार अंक दे। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यानी जैसे कार्य बच्चे करते हैं उसके अनुसार ही अंक दे, उसमें कोई भेदभाव नहीं करे। देखिए निष्पक्ष होकर देखिए अंक देना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। जो मनोविज्ञान होता है वह शिक्षा के क्षेत्र में क्या करता है, सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना, या फिर शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे किया जाए, या फिर शिक्षा के किन उद्देश्यों का देखिए निर्धारण करें, या फिर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण देखिए कैसे करें। तो देखिए जो मनोविज्ञान है वह शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कैसे सहायता करता है, शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना बनाकर। ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े निम्न में से किसके अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। जो शिक्षक होता है उसको शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े किसके अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं होती है। देखिए यहाँ पूछा गया है आवश्यकता नहीं होती है, तो देखिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ, या फिर बाल व्यवहार का अध्ययन, या फिर शारीरिक सुडौलता। अब देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ देखिए ये तो एक शिक्षक बाल मनोविज्ञान से ही देखिए समझ सकता है। यदि एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तभी वह देखिए प्रत्येक बच्चे के बौद्धिक स्तर का देखिए बौद्धिक स्तर को वो जान सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बाल व्यवहार का अध्ययन। यदि एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वह जो बालक के जो व्यवहार है उसका अध्ययन देखिए करता रहेगा। शारीरिक सुडौलता, अब देखिए प्रत्येक आवश्यकता किसकी नहीं है, शारीरिक सुडौलता। यानी एक शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको बाल मनोविज्ञान से ऐसे पता नहीं चलता, यानी उसके शरीर को देखकर उसके बौद्धिक स्तर का देखिए अनुमान नहीं लगा सकता। एक शिक्षक बच्चे के शरीर को देखकर अनुमान नहीं लगा सकता कि जैसे कोई पतला व्यक्ति है तो क्या वो कमज़ोर हो सकता है, या फिर जो मोटा व्यक्ति है वो इंटेलिजेंट हो सकता है, या फिर मोटा व्यक्ति कमज़ोर हो सकता है, या फिर जो पतला व्यक्ति है वह इंटेलिजेंट हो सकता है। देखिए मोटे पतले को या फिर हाइट देखकर यानी उस व्यक्ति के जो बौद्धिक स्तर है उसका पता देखिए नहीं लगा सकते। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और अनुशासन व कक्षा व्यवस्था को देखकर तो देखिए मनोविज्ञान से देखिए अनुशासन और कक्षा व्यवस्था ठीक प्रकार व्यवस्थित की जा सकती है। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए पता चल गया है ना शारीरिक सुडौलता देखिए क्या होती है। यदि अभी भी कंफ्यूज हो तो देखिए बता देना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। जो शिक्षा है वह किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, तो यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होगा। अब आपको पता होना चाहिए यदि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर दी जाएगी तो वो क्या होगी, क्या शिक्षा का वास्तविक अर्थ वहाँ प्रकट होगा। देखिए नहीं होगा। शिक्षा का संकुचित अर्थ या फिर शिक्षा का विस्तृत अर्थ। देखिए यहाँ दे रखा है निश्चित स्थान, तो निश्चित स्थान से ही आपको पता चल गया होगा कि यदि निश्चित स्थान में शिक्षा प्रदान की जाती है तो यह शिक्षा क्या होगी, शिक्षा का संकुचित अर्थ होगा। ऑप्शन बी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नांकित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है। अब आपको बतानी है सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में।
निरीक्षण विधि, देखिए निरीक्षण विधि से तो हम समस्या के कारणों का पता लगा सकते हैं, प्रयोगात्मक विधि से भी देखिए पता लगा सकते हैं, व्यक्ति के इतिहास से भी देखिए पता लगा सकते हैं। ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा परीक्षण से। देखिए परीक्षण से एक बालक की समस्या के कारणों को हम नहीं ढूंढ सकते। ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह क्या है? मनोविज्ञान का एक अंग है या फिर मनोविज्ञान का अंग नहीं है, या फिर शिक्षा का एक अंग है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये तो सभी को पता होगा, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, ये क्या है? मनोविज्ञान के एक अंग है। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षक मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। देखिए जो शिक्षक होता है वो मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की आर्थिक स्थिति तो पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, या फिर बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, या फिर प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? जो शिक्षक होता है वह मनोविज्ञान के द्वारा बालक की, देखिए यदि एक शिक्षक को मनोविज्ञान का यदि ज्ञान होगा तो वह बालक को देखकर उसकी आर्थिक स्थिति या फिर पारिवारिक स्थिति को देखिए जान सकता है। यदि बालक बेचैन है, परेशान है, तो वो उसकी आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति को देखिए मनोविज्ञान से जांच सकता है। तो उसके अनुसार वह शिक्षा देता है, और तथा बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके भी शिक्षा देता है, और प्रकृति को जानकर देखिए शिक्षा देता है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? जो मनोविज्ञान है उसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? देखिए सभी को बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए सभी को कमेंट बॉक्स में देखिए राइट आंसर बताना। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो, या फिर वह अशिक्षक बालक जो शिक्षा है वह बालक केंद्रित हो गई है, इसके लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, और शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करे, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? वर्ष 1920, 1947, 1940 या फिर वर्ष 1900। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वर्ष 1900 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। जो मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी। अब देखिए मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है। तो इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो साइकोलॉजी है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? देखिए साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉजी। साइकी प्लस लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये देखिए इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। जो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे वह अपनी परीक्षाओं में देखिए प्रथम आ सके। देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए? ताकि इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या फिर इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, या फिर इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से एक अध्यापक इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
यानी शिक्षा मनोविज्ञान का यदि एक शिक्षक को ज्ञान होगा तो वह जो अपनी शिक्षण की विधि है उसको क्या बनाएगा, प्रभावशाली बना सकता है। ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। जो मनोविज्ञान है यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा क्या बताता है, शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं है, या फिर शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें, या फिर शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, या फिर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण देखिए कैसे करें। तो देखिए मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा यह बताता है कि जो शिक्षा के उद्देश्य है यह संभावित है अथवा नहीं है। ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है। देखिए किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है, साक्षात्कार विधि में, या फिर केस स्टडी विधि में, या फिर प्रश्नावली विधि, या फिर निरीक्षण विधि। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। यदि हम साक्षात्कार कराएंगे तो देखिए एक साक्षात दो मनुष्यों को आमने सामने देखिए बैठना भी होगा, और यदि केस स्टडी होगी तो देखिए इसमें भी दो, यदि जो वक्ता और श्रोता है इसको आमने सामने बैठकर ही देखिए केस स्टडी विधि प्रयोग की जाएगी। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, प्रश्नावली विधि। देखिए प्रश्नावली विधि में क्या होता है, एक जो उत्तरदाता और जो प्रश्न करता है उसको आमने सामने देखिए बैठने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, निम्नांकित में से मनोविज्ञान की जो अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि देखिए कौन सी है। जो मनोविज्ञान की जो अध्ययन की जो प्राचीनतम विधि है वह कौन सी है, व्यक्तिगत विधि, या फिर विकासात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, या फिर अंतर्दर्शन विधि। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। देखिए प्राचीन काल में जो मनोविज्ञान की कौन सी विधि देखिए कहाँ में ली जाती थी, अंतर्दर्शन विधि। देखिए इसमें जो प्राचीन काल होता था उसमें देखिए आत्मा का ज्ञान दिया जाता था। देखिए जो ऋषि मुनि होते थे उनके द्वारा प्राचीन काल में देखिए आत्मा का ज्ञान दिया जाता था, तो इसलिए अंतर्दर्शन विधि देखिए प्रयोग में ली जाती थी। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। जो आंकड़ों का व्यवस्थापन है उसको करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नांकित कार्य करना होता है। वर्गीकरण करना होता है, सारणीयन करना होता है, या फिर आलेखीय निरूपण, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्या करना होता है आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु। देखिए पहले तो वर्गीकरण करना होता है, फिर उसमें सारणी बनानी होती है, और फिर उसका देखिए आलेख निरूपण करना होता है। देखिए हम आंकड़ों का व्यवस्थापन का जो आलेख निरूपण कैसे करते हैं, देखिए इस प्रकार की हम कुछ ग्राफ बनाते हैं। देखिए इस प्रकार की ग्राफ बनाते थे ना आंकड़ों का निरूपण करने के लिए। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसमें जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह बालक है। जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है इसमें जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह बालक कौन से हैं, समस्यात्मक बालक, या फिर मंद बुद्धि बालक, या फिर पिछड़े हुए बालक, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में किन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए समस्यात्मक बालक भी होते हैं क्लास में, मंद बुद्धि वाले बालक भी देखिए जरूर होते हैं, और जो पिछड़े हुए बालक है वो भी होते हैं। तो देखिए उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। देखिए सभी को धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो देखिए सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो देखिए सेशन को आपको लाइक करना नहीं भूलना है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं।